शाहीन बाग में हंगामे के पेश नजर दफा 144 नाफिज कर दी गई है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। पुलिस इंतजामिया का कहना है कि दफा 144 के निफाज की वजह से एहतजाजी अपना एहतजाज खत्म कर दे, लेकिन एहतजाज अपनी जगह से हटने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली साउथ ईस्ट के डीसीपी का कहना है कि सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी मिली थी। आपको बता दें कि शाहीन बाग में शहरियत कानून के खिलाफ 2 महीने से जायद से खवातीन धरने पर बैठी हुई हैं। धरने के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट में मुज़ाकरातकारों की टीम ने मुहरबंद लिफाफे में रिपोर्ट दाखिल कर दी है। इससे पहले वजाहत हबीबुल्लाह ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था, जिसमें धरने को पुरअमन बताया था। हमने ये एहतियातन तौर पे आपने देखा है कि सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम किए हैं। सारे ज़िले के आला अफसर और जो आउटसाइड हमारे पास सीआरपी की भी फोर्स है और जो दिल्ली पुलिस का रिजर्व है वो भी है। तो कुल मिला के हमारी कोशिश ये है कि जो ये शांति बनी हुई है वो बनी रहे और लोगों में जो सुरक्षा की भावना है वो पूरी तरह से रहे और कहीं पे भी किसी तरह की कोई ऐसी घटना नहीं हो जिससे कि किसी को परेशानी हो। हमने आउटसाइड फोर्स है, मैं एग्जैक्ट डिटेल्स तो आपको नहीं देना चाहूँगा, लेकिन काफ़ी पर्याप्त मात्रा में यहाँ हमने आउटसाइड फोर्स भी है। ज़िले के और दिल्ली पुलिस के बाकी जगह के भी लोग हैं और दिल्ली पुलिस की अपनी जो आर्म पुलिस बटालियंस हैं, आर्म पुलिस की कंपनीज हैं और साथ साथ जो आउटसाइड फोर्स सीआरपीएफ की कंपनीज भी यहाँ डिप्लॉयड की गई। इस वक्त हम कालिंदी कुंज सरिता विहार रोड पर मौजूद हैं और जिस तरह से कॉल दी गई थी कि यहाँ पर कल तमाम लोग जो सीए का समर्थन करने वाले हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे, तो यहाँ के हालात मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से यहाँ पर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तमाम अफसर यहाँ पर खुद मौजूद हैं और हर चीज़ की निगरानी कर रहे हैं और भारी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट आपको दिखाई देगा। सीआरपीएफ के जवान दिखाई देंगे, दिल्ली पुलिस के जवान दिखाई देंगे और इसी के साथ साथ आप देखेंगे जो तमाम रास्ते हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया है। आप देखेंगे कि इधर से जो रास्ता आता है सरिता विहार की तरफ से उसको भी ब्लॉक किया गया है और हर जगह जो हमारे पुलिस अहलकार हैं, सिक्योरिटी के जवान हैं वो आपको तैनात हैं। आप देखेंगे बराबर यहाँ पर बैरिकेडिंग की जा रही है, उधर आगे से भी बैरिकेडिंग कर दी गई है। आप इसके अलावा देखेंगे ये जो इलाका है जहाँ पर यहाँ से आप आगे की तरफ देखेंगे तो इसके बीच में यहाँ से शाहीन बाग का इलाका तकरीबन 1 किलोमीटर के आसपास होगा, तो आगे भी बैरिकेडिंग की गई है और उससे आगे भी बैरिकेडिंग है। तो यानी कि कई लेयर हैं और बीच में बड़ी संख्या में जो बड़ी तादाद में यहाँ पर हमारे सिक्योरिटी अहलकार हैं उनको तैनात किया गया है और ये कोशिश की गई है किसी भी अनहोनी को टाला जा सके। तो यहाँ पर हमारे सिक्योरिटी अहलकार यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे ज़रूर बात करने की कोशिश करेंगे। ख़ासतौर से यहाँ पर डीसीपी मीना यहाँ पर खुद मौजूद हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी जो जिस तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं उसमें ये ज़रूर कह सकते हैं कि पुलिस हर तरीके से मुस्तैद है, हमारे सिक्योरिटी के जवान हर तरीके से मुस्तैद हैं और हर किसी भी तरह की अनहोनी या किसी तरह के जो हालात ख़राब हों उनको रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये देखिए धारा 144 पूरे तौर से यहाँ पर लागू कर दी गई है, यानी कि 2-3 आदमी से ज़्यादा एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते। तो ये तमाम कवायद जो है वो पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से कर ली गई है। तमाम अफसर मौके मौजूद हैं और हर चीज़ पर नज़र बनाए हुए हैं। हमारे साथ साउथ ईस्ट दिल्ली के डीसीपी राजेंद्र प्रसाद मीना साहब मौजूद हैं। सर, किस तरह से आप लोगों ने तमाम चीज़ों को लेकर तैयारी की है? देखिए, आज 1 तारीख की जो है वो कॉल दी थी कुछ लोगों ने कि वो मदनपुर खादर में इकट्ठे होंगे और उसके बाद में एक प्रोटेस्ट निकालेंगे शाहीन बाग की तरफ। तो उसी के चलते एक अरेंजमेंट हमने लगाया हुआ है। अच्छा खासा मल्टी लेयर्ड अरेंजमेंट है और अभी इन प्लेस हो चुका है, तो ऐसी कोई बात लगती नहीं कि कुछ हंगामा हो गया। जिन लोगों ने कॉल दी थी या जो लोकल्स के लोग हैं बदरपुर के हैं, मदनपुर खादर के हैं, तो किस तरह से आपकी बातचीत हुई है? सभी लोगों से ग्राउंड लेवल पे हमारी बात हुई है। काफ़ी मीटिंग्स हमने की है, अमन कमेटी, पीस कमेटी की मीटिंग की है, RWMWA के मेंबर से बात की है, गांव के लोगों से बात की है, यहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं, नेता हैं, उनसे बात की है, MLA और MP साहब से बात की है। तो सभी लोगों से हमारी बात हो रखी है यहाँ पे और सभी ने जो है वो इस प्रोटेस्ट को कैंसिल करने का एक मैसेज भी दिया है। तो शांति जो है वो यहाँ बनी रहेगी, इस तरह की बात हमारी हो गई है। अगर भीड़ इकट्ठी होती है तो आप लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं? बिल्कुल, अगर कोई इकट्ठा होता है तो आप देखेंगे कि एरिया में जो चारों तरफ हमने अच्छा अरेंजमेंट लगाया हुआ है पुलिस का। 144 भी यहाँ लगाई हुई है, तो सिचुएशन को जो है वो अंडर कंट्रोल रख के उसको वहीं से डिस्पर्स कर दिया जाएगा।
ये तो डीसीपी मीना जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि हर तरह का अरेंजमेंट किया गया है, तमाम लोगों से बात की गई है, पीस कमेटी, अमन कमेटी, लोकल एमएलए, एमपी, सब लोगों से बात की गई है और पुलिस जो है फिर भी पूरे तौर से अरेंजमेंट करके हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए, हालात से निपटने के लिए तैयार है। कैमरामैन सत्यप्रकाश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। नाजरीन, इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। गुलबर्गा के हफ्त गुंबद इलाके में कशीदगी, एक दीवार पर पीएम मोदी के खिलाफ नाजेबा जबान का इस्तेमाल किया गया है। पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे अल्फाज अंग्रेजी में तहरीर किए गए हैं। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की है। दीवार पर लिखी गई इश्तियाल अंगेज तहरीर को मिटा दिया गया है। आम शहरियों ने इस वाकये की सख्त मजम्मत की है। गुलबर्गा की अमनो अमान की फजा को खराब करने की कोशिश का इल्जाम लगाया जा रहा है। खातियों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने का मुतालबा किया जा रहा है। काफी अहम खबर जो कि गुलबर्गा के हफ्त गुंबद इलाके में पेश आई है। काफी कशीदगी है इस इलाके में। एक दीवार पर आपको बता दें कि पीएम मोदी के खिलाफ नाजेबा जबान का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे अल्फाज अंग्रेजी में तहरीर किए गए हैं। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की है। दीवार पर लिखे गए इश्तियाल अंगेज तहरीर को मिटाया भी गया है। साथ ही साथ आम शहरियों ने इस वाकये की सख्त मजम्मत की है। गुलबर्गा की अमन अमान की फजा को खराब करने की कोशिश का इल्जाम लगाया गया है और साथ ही खातियों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने का मुतालबा किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। दहली फसाद के बाद अब हालात मामूल पर है। अवाम और इंतजामिया की जानिब से हालात को मामूल पर लाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। करीब 42 अफराद की अब तक मौत हो चुकी है और 250 से जायद अफराद जख्मी है। दहली पुलिस ने 167 एफआईआर दर्ज किया है। आर्म एक्ट के तहत 36 केस है। 885 अफराद अभी पुलिस की गिरफ्त में है, जिसमें से कुछ गिरफ्तार और कुछ हिरासत में है। मुख्तलिफ इलाकों में नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। कुल 4 सब डिवीजन में 18 डिविजनल मजिस्ट्रेट को काम पर लगाया गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मुआवजे का ऐलान किया है। दिल्ली के करवाल नगर में तशद्दुद बरपा हुआ था, जिसमें काफी नुकसानात हुए थे, लेकिन अब हालात काबू में है। हमारे नुमाइंदे ने करवाल नगर से हालात का जायजा लिया। इस वक्त मैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के करावल नगर सड़क पे मौजूद हूँ। ये वो सड़क है जो सीधा चांदबाग की पुलिया की तरफ जाती है। इसी जगह पर 2 दिन पहले काफ़ी संख्या में पथराव, आगजनी और हिंसा की खबरें आई, मगर अब जनजीवन सामान्य रूप से पटरी पर लौट चुका है। आप देख सकते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक स्थान पे दूसरे स्थान पे जाने के लिए लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। चहल पहल सड़कों पे बरकरार है। काफ़ी दिनों बाद यहाँ पे दुकानें खुली हैं, व्यापार चालू हो गया है और यहाँ पर कस्टमरों का भी आना शुरू हो चुका है। काफ़ी दिनों से दुकानें बंद पड़ी थी, धंधा चौपट था, तो आगे ज़िंदगी कैसे चलेगी उस पर सवाल और निशान थे। ऐसा कब तक रहने वाला था, मन में शंका थी, दुविधा थी, मगर काफ़ी दिनों बाद सड़कें खुल जाने के बाद इन लोगों के चेहरे पे मुस्कान साफ तौर पे दिखने को मिल रही है। बात करने की कोशिश करेंगे। भैया, कितने दिनों बाद दुकान खुली है और अभी कैसा लग रहा है दुकान खुली काफ़ी दिनों बाद? सर, आज 1 हफ्ते बाद दुकान खुली है और अभी तो शांतिपूर्वक है। बाकी पूरे एरिया में फोर्स लग रही है। आधी दुकानें खुली हैं, आधी बंद है अभी भी, मगर ऐसा चलता रहा तो माहौल को देखते धीरे धीरे सुधर जाएगा माहौल। तो क्या उम्मीद क्या करते हैं आप लोग कि ऐसा जल्दी स्टेबल हो जाए सब कुछ? हाँ, उम्मीद तो यही करते हैं जल्दी से जल्दी हो जाए, कारोबार ठीक से दोबारा से चालू हो जाए। सब लोग ब्लॉक होकर बैठे हुए हैं, अर्थव्यवस्था एकदम ख़त्म सी हो गई है। बहुत नुकसान हुए हैं लोगों के, मार्केटें खुल नहीं रही, सामान नहीं मिल रहा, बहुत परेशान हैं लोग। बिल्कुल, तो सामान्य रूप से थोड़ा वक्त लगेगा, मगर जनजीवन पटरी पर लौट रहा है। आप देख सकते हैं कि दुकानें खुल रही हैं और साफ सफाई, चहल पहल सड़कों पे दिख रही है। इस सड़क पे जो यातायात वाहनों की संख्या है पहले ना के बराबर थी, मगर अब आप आगमन प्रस्थान देख सकते हैं। सड़कों पर आवाजाही बरकरार है, गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, लोग पैसेंजर्स का इंतज़ार कर रहे हैं, दुकानें खुल चुकी हैं। बात करना चाहेंगे कि सर, कितने दिनों बाद दुकान खुली है और अभी कैसा स्टेबल है क्या सब? सर, 5 दिन के बाद दुकान खुली है, अब ठीक ठाक है। तो बस यही कहना चाहूँगा कि
कल भी खुली थी और आज भी खुली है। भाईचारा अमन बरकरार रहे इसकी कामना करते हैं लोगों में। बिल्कुल करते हैं सर, सब लोग प्यार से रहें, प्यार से काम करें और आवाजाही हो और दुकानों पर ग्राहक आना शुरू हो। जो हो गया उस पर मिट्टी डालो, क्या सर? बस भैया यही चाहते हैं हम लोग कि अमन शांति बनी रहे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहते। अमन शांति होनी चाहिए, अमन शांति होगी तो सब कुछ ठीक रहेगा, आपस में प्यार रहेगा। ये होना नहीं चाहिए था जो कुछ हुआ है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये बातें। जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था, जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था, मगर अब अमन शांति की कामना करते हैं ये सभी दुकानदार, सभी व्यापारी, और लगातार अब सड़कों पे दुकानें खुल रही हैं। कैमरा पर्सन वैभव के साथ मैं रवि कुमार मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। अब देखते हैं दिल्ली फसाद के बाद मुतासरीन का दर्द उनकी ज़बानी। कहाँ चोट लगी आपको? मेरे पैर में लगी है और ये है हाथ डैमेज हो गया। ये जो हड्डी है ना मेरी कोहनी की है, ये डॉक्टर ने क्या टूट गई है, ऑपरेशन बताया। कल 13 जांचें लिखी थी, जांचें करवाई हैं, सोमवार को बुलाया है और उसके बाद जो है जांचें सारी क्लियर आएंगी तो फिर ऑपरेशन की डेट देंगे। इलाके में तो अब भी तनावपूर्वक माहौल बना हुआ है, रातों को नींद नहीं आ रही है, डर लगता है, हल्ला होने लगता है, दिल में दहशत बैठी हुई है। अच्छा सर, ऐसा हो कि MH खान मेरा नाम है और मैं स्कूल में अध्यापक हूँ, सरकारी स्कूल में। ठीक, और इस माहौल अच्छा रहा, बहुत ही बढ़िया। ठीक, सड़क पर क्या हुआ क्या नहीं उसका तो पता नहीं मुझे, हाँ, पर इन साथियों ने साथ दिया मेरा। ठीक, सब पड़ोसी अच्छे हैं मेरे। ठीक, और इन्होंने अच्छा साथ दिया मेरा, बहुत ही, मतलब यहाँ परेशानी नहीं हुई, गली में कोई परेशानी नहीं हुई किसी को भी। आप लोगों को एक बार भी ये नहीं लगा कि घर से बाहर निकल के देखना चाहिए? ना 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 ना, हमें तो थोड़ा घबराहट भी था वैसे अंदर ही अंदर। एक पत्थर मेरे सीने पे लगा था, 2 पैर में लगे, एक उंगली में लगा, उंगली बिल्कुल फ्रैक्चर हो गई थी। तो जब ज्यादा ही पब्लिक आगे बढ़ी जाऊन से पेड़ से, यहाँ से 3 लोगों को खींच के ले गया गया, जिसमें अंकित शर्मा भी था। तो उसी दौरान भगदड़ जब मची तो ये गलियों में कुछ लोग घुसे मुसलमानों को मारने के लिए, वहां से बाहर से हम लोगों ने रोका। उसके बाद में हमें जैसे ही पता चला, नेमी भाई को, हमें सबे, रवि भाई, हम सब भागे गली में। 2 लोंडों को हमने मार के भगाया है और मुसलमानों को, घर को हमने बिल्कुल सेव करके बचाया। हम तो चाहते हैं अमन से रहे, हम सारे हिंदू भाई मुस्लिम भाई सारे खड़े हुए हैं, और ये थोड़ी ना कि हम अकेले खड़े हुए हैं, सब जने हैं। हम नहीं चाहते ये बाहर के लोग हैं जो भी हैं, मतलब हम चाहे वो कोई भी सही, ये तो दंगा ही है, इनको तो दंगा करने से मतलब है। इनको ये नहीं है कि ये हिंदू है ये मुसलमान है। जहाँ हिंदुओं में पहुंच गए तो जय श्री राम, और मुसलमानों में पहुंच गए तो ला इलाहा इल्लल्लाह। इनके माथों पे नहीं लिखा हुआ कि ये मुसलमान है ये हिंदू है। इसको तो ऐसा कर दिया कि यहाँ कोई स्कूल खोले ही ना, कि बंजर बन जाइए। लेकिन हमें हिम्मत नहीं आ रही, मैंने स्कूल बना के करके स्टैंड करना, एग्जाम भी करवाने बच्चों के, 13 से ही होंगे एग्जाम, चाहे रात दिन मेहनत करनी पड़े, हम एग्जाम बच्चों के करवा के रहने। पिक भी हैं बच्चे, प्रैक्टिकल अभी दे के गए हैं, 10th के बच्चे, फेयरवेल की है। इसमें कोई बड़ी साजिश है, कोई ना कोई प्लान, हम समझ ही नहीं पाए, क्योंकि हमें तो अपने काम से मतलब। पर जो है तो हमारी मदद जो है कुछ फौजी लोगों ने की है। हम लोगों को 2:30-3 बजे रात को उन लोगों ने निकाला है, एक एक करके हमारी माँ बहनों को यहाँ से निकाला है। उन लोगों ने, जो लोग ढाटे बांधे हुए थे, हेलमेट लगाए हुए थे, उन लोगों ने रुमाल बांध रखे थे और हाथ में पेट्रोल की कंट्री लिए हुए थे, गन लिए हुए थे, तलवार लिए हुए थे, और सबके साथ वारदात, मारना, छेदना और इज्जतों पे हमला करना महिलाओं के साथ हमारी। और ये वारदात करते हुए हम अपनी जान बचाकर यहाँ से भागे और हमारे घर लूटे, रुपया लूटा, और हमारे घरों में सिलेंडर ब्लास्ट किए, हमारी मस्जिद में ब्लास्ट किए, और हमारे जो माँ बहनें उनके साथ बदसलूकी की, और जो हमारे मौलवी साहब थे उनके साथ बदसलूकी की। हमारे चचा के साथ तेजाब डाला, उनके लड़की के ऊपर तेजाब डाला। सर हमें को जो ना उन्होंने सबको खाली कर दिया यहाँ से। कितने बजे ये शुरू हुआ? जैसे ये लगभग 7 बजे, शाम के 7 बजे से पूरी रात चलता रहा। हाँ। हम लोगों को 3 बजे बड़ी मुश्किल में अपनी जान बचाकर निकले, कोई 10 बजे, कोई 12 बजे, कोई जैसे दुबकते तब निकले। नाज़रीन, रुख करते हैं दिल्ली का, जहां पर कांग्रेस लीडर रणदीप सुरजेवाला मीडिया से खिताब कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप सिविलियन ड्रेस में इनकम टैक्स और साथ में CRPF की वर्दी में लोगों को सरकार और पुलिस को बताए बगैर वहां भेजेंगे, तो क्या कल को कोई और हादसा नहीं हो सकता? और क्या प्रधानमंत्री और अमित शाह जी जिम्मेवार होंगे कल को अगर इसी प्रकार की दुर्घटना हो जाए? यह बड़ा गंभीर विषय है जो मैं देश के समक्ष रख रहा हूं। और बाबा साहब ने कहा था, और उसके बाद पूनिया जी आपसे तफसील में इसके तथ्य देंगे, एंड आई कोट,
When we say that constitution is a federal constitution, it means this, that the provinces are as sovereign in their field which is left to them by the constitution, as the center is in the field which is assigned to it. In other words, barring the provisions which permit the center to override any legislation that may be passed by the provinces have a plenary authority to make any law for the peace, order and good government of that province. Now when once the constitution make the provinces sovereign and gives them plenary power to make any law for the peace, order and good government of the province, really speaking, the intervention of the center or any other authority must be deemed to be barred, because that would be an invasion of the sovereign authority of the province. That is a fundamental preposition. The invasion must not be an invasion which is wanton, arbitrary and unauthorized by law. मोदी जी, ये भूपेश बघेल या पीएल पूनिया नहीं कह रहे, ये इस देश के संविधान निर्माताओं में से एक, जिनका पूरा देश सम्मान करता है, बाबा साहब अंबेडकर के शब्द हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स को किसी प्रांत के अधिकार क्षेत्र में जबरन भेजना, इससे जघन्य अपराध प्रजातंत्र के खिलाफ कोई हो ही नहीं सकता। आपने केवल संविधान को पांव तले नहीं रौंदा, आपने केवल संघीय ढांचे को ध्वस्त कर कूड़ेदान में नहीं फेंका, आपने इस देश के प्रजातंत्र पर हमला किया है। मोदी जी, छत्तीसगढ़ के लोगों ने एक भ्रष्ट सरकार को, भाजपा सरकार को बाहर का रास्ता दिखाया, जिसने अनेकों घोटाले किए थे। छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक संपदा को जिस निर्दयता से भाजपा ने बांटा, मोदी जी के चहेते उद्योगपतियों को, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार के घोटाले हुए, आज जब एक ईमानदार सरकार उनकी जांच कर रही है, तो अब आप वहां की कानून व्यवस्था को भी अपने हाथ में लेना चाहते हैं। पटना के गांधी मैदान में जेडीयू कारकुनान के बड़ा इजलास हो रहा है। इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए तमाम अजला से पार्टी के कारकुनान पहुंच रहे हैं। आज ही जेडीयू अपने इंतखाबी मुहिम की शुरुआत करेगी। नीतीश कुमार का आज बर्थडे है, इसलिए कारकुनान में दुगना जोश देखा जा रहा है। दूर दराज से आने वाले कारकुनान के खाने और ठहरने के भी इंतजाम किए गए हैं। संजय धारी, जयकुमार सिंह जी, महेश्वर हजारी जी, कृष्णेंद्र प्रसाद वर्मा जी, शैलेश कुमार जी, मदन सहनी जी, संतोष कुमार निराला जी, जनाब खुर्शीद फिरोज अहमद साहब, नीरज कुमार जी, लक्ष्मेश्वर राय जी, रामसेवक सिंह जी, श्रीमती बीमा भारती जी, श्री नरेंद्र नारायण यादव जी, श्री कपिलदेव कामत जी, श्री रमेश सिंहदेव जी, माननीय सांसद मोहतरमा काकसा परवीन जी, माननीय पूर्व सांसद श्री मंगल मंडल जी, माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद जनाब अली असद, ठीक है ना भैया, गड़बड़ नहीं हो रहा है, माननीय श्री राजवर्धन सिन्हा जी, कुशवाहा जी, आज भी कारवा लगे लगता है, राज बिहारी जी, इस सम्मेलन में उपस्थित सभी माननीय सांसदगण, सभी माननीय विधायकगण, विधान परिषद के माननीय सदस्यगण, पूर्व विधायकगण, पूर्व विधान पार्षदगण, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सभी प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्षगण, सभी जिला अध्यक्षगण, सभी प्रखंड अध्यक्षगण, बिहार के सभी बूथों के अध्यक्षगण और सचिवगण, संगठन के सभी प्रभारीगण,
सभी जिलों विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारीगण, सभी जनता दलों के सम्मानित नेतागण, सक्रिय कार्यकर्तागण, मेरे प्रिय साथियों, अक़लियती आबादी के लोग भी शामिल हो रहे हैं मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब के क़यादत में। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोग हैं। तो ये कहा जा सकता है कि एनपीआर और एनआरसी के सिलसिले में जो नीतीश कुमार ने मास्टर स्ट्रोक खेला था, एक तरह से करारदाद मंजूर किया था बिहार असेंबली में, उसका असर जो है गांधी मैदान में आज दिख रहा है। गांधी मैदान में बड़ी तादाद में लोग शिरकत कर रहे हैं। बिहार का असेंबली इंतखाब आने वाला है और ये ताकत दिखाना भी है। पार्टी एक तरह से यहाँ से अपने ताकत का मुजाहरा करेगी कि लोग उनके साथ हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब से। क्या कहेंगे आज, क्या मुद्दा है आज और क्या आप लोग नारा लगा रहे हैं? आज पूरे देश में पटना के गांधी मैदान से माननीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये संदेश फैल चुका है, टीका टोपी साथ चलेगा तब हमारा देश बढ़ेगा। और पूरे बिहार की जनता की भावना आज गांधी मैदान में उबल गई है। पुकार रहा है फिर बिहार, फिर रहेंगे नीतीश कुमार। बड़ी तादाद में अक़लियती आबादी के लोग भी शामिल हैं। तो एनपीआर और एनआरसी का जो मास्टर स्ट्रोक आप लोगों ने चला और असेंबली में करारदाद मंजूर हो गया, तो क्या उसका भी असर है? पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ से अगर कोई प्रस्ताव पारित हुआ है तो उसका कोई महत्व नहीं, लेकिन बिहार से सर्वसहमति से बिहार से एनपीआर के 2010 के पैटर्न पर एनपीआर का डिमांड होना, प्रस्ताव आना, एनआरसी किसी कीमत पर नहीं होगी बिहार में, ये पूरे देश को माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने संदेश दिया है। और इस संदेश के साथ साथ बाबू थोड़ा साइड, ये भी स्पष्ट हो गया है कि देश को जिन चीजों की आवश्यकता थी, जरूरत है, वो बिहार ने हर जमाने में अगुवाई किया है। चलिए, क्या लगता है कितनी बड़ी तादाद में आज जो है माइनॉरिटी के लोग आपके प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं? एक तरह से कहा जा रहा था अपोजिशन बाकायदा जो है इस बात को लेकर मुहिम चलाती नजर आ रही है कि अक़लियती तबका जो है नाराज है, क्या कहेंगे? ऐसा है कि पूरे बिहार के मुस्लिम अक़लियत ने हर दौर में माननीय श्री नीतीश कुमार जी पर भरोसा किया। इसी एनडीए की सरकार में रहते हुए भागलपुर दंगे की दोबारा जांच होकर अपराधियों को सजा दिलाना, इसी एनडीए की सरकार में मदरसों के टीचरों को वेतनमान देना, इसी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आपके तालीमी मरकज। कितनी आबादी आज शिरकत कर रही है? आखिरी सवाल। बहुत बड़ी संख्या में मुसलमानों की शिरकत हुई है और जो लोग लड्डू बांट रहे थे कि अब क्या होगा, अब वो आज के बाद सुबह सवेरे 8 बजे से ये सोचने पर मजबूर लोग हो गए हैं कि अब हम क्या करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18। मणिपुर को लैंड ऑफ ज्वेल के नाम से जाना जाता है। टीकाकारी के मामले में मणिपुर का शुमार बेहतरीन रियासतों में होता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2016 के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक यहां पर 66% टीकाकारी हुई है। नेटवर्क 18 और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया टीकाकारी के मुतालिक बेदारी पैदा करने पहुंचा इंडिया म्यांमार की सरहद पर, जहां टीकाकारी को लेकर काफी बेहतर नतीजे देखने को मिले हैं। अब देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत, आदाब। दशकों से चलते आ रहे नागा और कुकी समुदाय के बीच बढ़ते तनाव की वजह से मणिपुर के लोगों में एक डर का माहौल बना हुआ है। साथ ही साथ पहाड़ी इलाका, खराब स्वास्थ्य, मूलभूत सुविधाओं का उपलब्ध न होना, इन सभी कारणों के चलते टीकाकरण सेवाओं पर काफी असर पड़ा है। हम मोरे की तरफ चल पड़े हैं, जो मणिपुर की व्यावसायिक राजधानी है और यहीं से दक्षिण पूर्व का रास्ता भी है। म्यांमार बॉर्डर पर स्थित यहाँ पर आम नागरिकों, पर्यटकों और सामान की आवाजाही पर कोई रोक टोक नहीं है। ये रास्ता हर रोज 9 घंटे के लिए खुला रहता है।
हमें बताया जाता है कि दूर दराज के गांवों तक टीकाकरण की सुविधाएं पहुंचाने के लिए ये बॉर्डर ही एक जरिया है। सबसे छोटा और आसान रास्ता बर्मा के जरिए है। हम बॉर्डर पार कर भारत म्यांमार की तरफ जाने वाली सड़क पर पहुंच गए। भारत लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत ये हाईवे थाईलैंड पहुंचता है। भारतीय नागरिक एक सीमा तक ही प्रवेश कर सकते हैं। बर्मा जाने के लिए हमें इजाजत चाहिए होगी। भारत सरकार से थोड़ा एक निवेदन है कि ब्रह्मा का जो सरकार है उन लोग के पास में बोल करके हमारा जो मेडिकल कैंप जो ब्रह्मा का गाड़ी में सिर्फ 2-4 घंटे की बात है, उतनी ही बात है, जाने टाइम में भी थोड़ा वो तक तो वो होने के लिए थोड़ा बोल देना चाहिए तो अच्छा है। हम लोग के मणिपुर सरकार कितना बार बोला, डीसी बोला है, कोई मानता ही नहीं है। टीकाकरण करने वाली नर्सें जो इस रक्षा पंक्ति का पहला भाग है, उनकी हालत बहुत खराब है। बहुत मुश्किल से मैं 6 गांव का टीकाकरण कर पाई हूँ, क्योंकि यहाँ यातायात साधन नहीं है। कभी कभी मैं 20 किलोमीटर चलकर रास्ता तय करती हूँ। इसीलिए ये आवश्यक है कि मणिपुर जिस तरह की मदद भारत से मांग रहा है वो पूरी की जाए।